हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हो कि आपके एग्जाम्स बहुत करीब हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर मनसा सर आपको फिर से एक नई सीरीज के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आ चुके हैं। और आज आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज शुरू हो रही है और एनसीईआरटी की ये जो एक्टिविटी सीरीज आपके सामने स्टार्ट होती दिखाई दे रही बेटा, बहुत ही जानदार है, बड़ी ही लाजवाब है। आप इसे पढ़ेंगे और आपको मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि इस एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चंस इसलिए बनेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल आते हैं और जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो कहीं और से नहीं, पूरी की पूरी इस एक्टिविटी सीरीज से होते हैं। तो बेटा इस एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रख करके हम आज ये डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो एनसीईआरटी में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उस पहले चैप्टर में लगभग 10-12 एक्टिविटी है। वो सारी एक्टिविटी को बड़े ही डिटेल में हम आपके सामने ले आएंगे और आपको उससे बनते हुए समस्त सवालों का जवाब भी देंगे। तो चिंता किस बात की। अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये वीडियो आपको ठीक लग रहा हो तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो खटाखट शेयर करिए, सबको पढ़ने में मदद करिए। आइए एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज से जुड़िए और इस एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज के माध्यम से आपके हर छोटे बड़े कॉन्सेप्ट जो आपको समस्या पैदा कर रहे हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल, क्यों पढ़े एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज? इसलिए पढ़े क्योंकि एग्जाम में आता है कि इसका कलर क्या होगा, उसका फेज क्या होगा, उसकी फिजिकल स्टेट होगी क्या, उसमें गैस क्यों निकलेगी, गैस कौन सी निकलेगी, और तमाम तरह के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको परेशान करके चले जाएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने से ही गाड़ी नहीं चलेगी, आपके एमसीक्यू में भी और आपके हर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं जो एक्टिविटी पर बेस्ड होंगे। तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम एक्टिविटी सीरीज की इस पहले लेक्चर द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर बातचीत करना शुरू करते हैं। तो आप ध्यान से सुने और आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप उसे ओपन कर लें और जिस एक्टिविटी पर हम बात करेंगे उसको ध्यान से सुनते चलिए। इस सीरीज के अंतर्गत आपको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि चारों चैप्टर के एक्टिविटीज के बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हम आपको समझाएंगे और साथ ही साथ उस पर बनने वाले सभी क्वेश्चंस का भी डिस्कशन आपके साथ इसी क्लास में करने वाले हैं हम आज। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये एक्टिविटी सीरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। तो आप जुड़े रहें और इसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये एक्टिविटी सीरीज जो बेहद खास होगी आपके लिए। और वो खास कैसे होगी जरा उस पर विचार कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका चैप्टर 1 है। हमें उम्मीद है कि ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा। अगर स्क्रीन में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ये चैप्टर 1 तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस एक्टिविटी सीरीज पर बताई गई सभी बातों को ध्यान से सुने। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत जानदार है। मैं बार बार कह रहा हूं एग्जाम में आएगा, बिल्कुल समय मत बर्बाद करिए और ध्यान से सुनिए, पढ़िए। और वैसे भी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ खास होगा तभी हम आपके सामने लाए हैं, अदरवाइज समय ही कहां है। तो देखिए इस एनसीईआरटी एक्टिविटी सीरीज में पहले चैप्टर की बात हम कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस एंड इक्वेशंस। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले हम एक्टिविटी 1.1 पर बात करेंगे। एक्टिविटी 1.1 का मीनिंग क्या है? एक्टिविटी 1.1 मतलब जो पहली एक्टिविटी है उसके बारे में हम आज की क्लास में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते हैं कि 1.1 कहती क्या है और उसका रिजल्ट क्या है, और हम एक्टिविटी 1.1 में जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस का रिजल्ट देखेंगे उसका एग्जाम से क्या रिलेशन है, क्या उस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, अगर हां तो उस पर भी हम विचार करेंगे। जरा एक छोटा सा फेस देखिएगा। इस एक्टिविटी 1.1 की तरफ हम मूव करते हैं और देखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की इस एक्टिविटी 1.1 में हमें क्या डिस्कस करना है। जरा गौर से सुनिए, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी 1.1 की तरफ।
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप घबरा जाते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक्टिविटी 1.1 हमें क्या बता रही है, क्या क्वेश्चन है, जरा गौर करिएगा। एक्टिविटी 1.1 ये कहती है कि एक एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते थे कि जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऐसी दशा में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। बेटा यहां पर आपको एक बर्नर दिया गया है और यहां पर हमने टोंग की मदद से यहां पर एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का प्रयास किया। कहा गया कि जब किसी मैग्नीशियम रिबन का कंबसन करते हैं, यानी इसको जब हम बर्न करते हैं, तो ऐसी बर्निंग के दौरान यहां पर एक चाइना डिश वॉच ग्लास लिया गया। इसमें क्या हुआ, इसमें जो ये राख गिर रही है, ये राख किसकी गिर रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख गिर रही है। क्वेश्चन ये आता है कि नेम द प्रोडक्ट, पहला क्वेश्चन आया कि नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन मैग्नीशियम इज ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अगर कोई पूछ ले कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होगा, पहला क्वेश्चन आया कि मैग्नीशियम रिबन है, आप इसका कंबसन करा रहे हैं, कंबसन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसे बर्न कर रहे हैं, जब आप इसे जला रहे हैं तो बेटा ये क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्वेश्चन आता है कि इसका कलर क्या होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो आप याद रखें इसका जो कलर होगा वो ग्रेइश व्हाइट होगा, ठीक है, या व्हाइट आप लिख सकते हैं। तो इसका कलर व्हाइट कलर का होगा, ग्रेइश व्हाइट हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना यह एक कंबसन फिनोमिना है, और कंबसन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट पाते हैं वह उसका ऑक्साइड बनता है, और जब उसका ऑक्साइड बनेगा तो ये क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फॉर्मूला क्या होगा बेटा, MgO। तो ये एक्टिविटी 1.1 है, और इस एक्टिविटी 1.1 में जो बात थी वो हम डिस्कस कर लिए। एक्टिविटी 1.1 के बाद एक्टिविटी 1.2 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन है एक्टिविटी 1.2 क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। जैसा कि आप देखे होंगे इसके पहले पीपीटी फॉर्मेशन का भी केस आपने पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, सो ऑन। तो आप जरा इधर देखिए, एक्टिविटी 1.2 कहती है कि अगर आप लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लें, आप कभी भी लैब में जाएंगे तो आपको एक लेड नाइट्रेट की बोतल मिलती है छोटी सी, उसमें लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में होता है, फॉर्मूला होता है उसका बेटा PbNO3 का होल ट्वाइस। तो जो PbNO3 का होल ट्वाइस है वह लेड नाइट्रेट है, उसका ट्रीटमेंट किसके साथ कराया गया, KI के साथ उसका ट्रीटमेंट कराया गया, यानी उसका ट्रीटमेंट हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा रहे हैं। जब लेड नाइट्रेट का ट्रीटमेंट आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो ऐसी केस में आप प्रोडक्ट क्या पाएंगे, आप कहते हैं प्रोडक्ट मिलेगा बेटा लेड नाइट्रेट मिल जाएगा। लेड नाइट्रेट का आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो प्रोडक्ट मिलेगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो पूछा गया कि क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, तो आप लेड आयोडाइड ऑब्जर्व करेंगे, और लेड आयोडाइड का कलर कैसा होता है, येलो, पीले रंग का एक पीपीटी मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा, वही हम इस एक्टिविटी 1.2 में पढ़ते हैं। जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हमने कहा एक ट्यूब हमने लिया, उस ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया। पहले लेड नाइट्रेट सॉल्ट लेते हैं, यानी कि जो कंपाउंड है उसको लिया, उसमें थोड़ा पानी डाला, सॉल्यूशन बन गया, फिर KI का सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर लेड नाइट्रेट और KI को आपस में मिला देते हैं, उसके बाद लेड आयोडाइड यानी PbI2 का येलो पीपीटी बनता है, और जो येलो प्रेसिपिटेट बनता है बेटा वही यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी की एक्टिविटी आपको बताई गई है, और आपको मालूम होगा कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के दौरान ये कराई भी जाती है। एक्टिविटी 1.3 पर आते हैं। एक्टिविटी 1.3 क्या कहती है, जरा गौर करिएगा। एक्टिविटी 1.3 जो कह रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि आपको ये इक्वेशन लिख करके दिखा दें, अगर किसी को संशय है तो आप बोर्ड की तरफ देखिए बेटा। हमने ये कहा था कि अगर हम लेड नाइट्रेट की बात करेंगे तो PbNO3 का होल ट्वाइस ये लेड नाइट्रेट है, इसका ट्रीटमेंट KI के साथ कराना था। जब ये ट्रीटमेंट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, PbI2, और प्लस में क्या हो जाएगा, KNO3। तो जो ये PbI2 है यही येलो पीपीटी होता है, यानी येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये हमारा इस एक्टिविटी 1.2 का केस हो गया। क्वेश्चन आया एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 क्या कहती है बेटा, कहा गया कि जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, ZnSO4 बनता है, और इस केस में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाती है। अगर
जिंक सल्फेट बन रहा है और इस केस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, तो ये एक्टिविटी हमारी 1.3 है। ये क्या कहती है कि जिंक, आपको क्या करना है जरा सुनिएगा। आप एक ट्यूब लेंगे, ध्यान से सुनिए, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा H2SO4 ले लेंगे। उस H2SO4 जो थोड़ा सा आप लेंगे उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स, जिंक का एक छोटा सा क्रिस्टल टुकड़ा ग्रेन्यूल ले आकर इसमें डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे, और ये आपने क्या किया, पकड़ करके रखा है इसको, किससे, टेस्ट ट्यूब होल्डर से। अब यहां से हीटिंग स्टार्ट होगी, यानी रिएक्शन फास्ट होगा, और यहां से एक गैस निकलती है। वो गैस क्या होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। H2 बाहर निकलेगी। जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अगर एक माचिस की तीली इसके मुंह पर जलाकर ले जाएंगे या कैंडल हम यहां पर ले जाते हैं, तो ऐसी केस में पॉपअप साउंड जनरेट होगी। कैसी साउंड जनरेट होगी, पॉपअप साउंड जनरेट होगी, पुक से आवाज आएगी। और ये जो पॉपअप साउंड जनरेट होती है वो है किसका, उससे पता क्या चलता है, उससे पता ये चलता है बेटा कि जो गैस रिलीज हुई वह गैस कौन सी थी, हाइड्रोजन थी। तो हाइड्रोजन गैस का यह एक केमिकल टेस्ट भी है कि आप बर्निंग की केस में, यानी कि आप जब कैंडल को उसको माउथ के, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाते हैं, तो ऐसी केस में पॉपअप साउंड जनरेट होती है। और यह हमारा क्या है, यह हमारा एक्टिविटी 1.3 का रिजल्ट है। यानी कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकलती है तो ऐसी सिचुएशन में जब हम कैंडल को उसके माउथ के पास ले जाते हैं तो जो साउंड जनरेट होती है वो पॉपअप साउंड होती है, और जो पॉपअप साउंड है वह इसका टेस्ट बताया जाता है। उम्मीद करता हूं कि एक्टिविटी 1.3 से आप रूबरू हो चुके होंगे। ये देखिए आपके पास एक्टिविटी 1.3 का यह एक डायग्राम दिखाया गया। ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये एक ग्लास ट्यूब लगाएगी पतली सी, और ये कॉर्क है। कॉर्क रबर का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है। इस कॉर्क, ये ट्यूब लगाएगी जिससे कि प्रेशर से हाइड्रोजन बाहर निकले। जब हाइड्रोजन प्रेशर से बाहर निकलेगा, यहां माचिस की तीली लगाकर जला दोगे तो क्या हो जाएगा, साउंड पॉपअप आती है। तो इसका मतलब कि जो गैस निकल रही वो कौन सी है, हाइड्रोजन है बेटा। और आगे चलते हैं, अब हम इसके आगे चलेंगे तो एक्टिविटी 1.3 के बाद हम एक्टिविटी 1.4 की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि एक्टिविटी 1.4 में हमें क्या समझाया जा रहा है। जरा गौर करिएगा, हम एक्टिविटी 1.4 के पास चलते हैं और एक्टिविटी 1.4 में हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन वहां पर बनेगा। देखिए, ये एक्टिविटी 1.4 है। आप देख पा रहे होंगे यह एक्टिविटी 1.4 किस चीज को बता रही है। यहां पर यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी क्या है, कहा गया स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आपको कंसीडर करना है, उसमें आप धीरे धीरे पानी मिलाएंगे। ऐसी केस में पूछा गया कि क्या टेम्परेचर में क्या बदलाव होगा। आप जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, तो क्विक लाइम में जब वाटर का एडिशन करते हैं, ये क्या है, वाटर है, आपने इसमें क्विक लाइम डाल दिया, तो ऐसी केस में इसके टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। CaO प्लस H2O प्रोडक्ट बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट में आएगा। ये देखिए, ये नीचे CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये जो हीट निकल रही है बेटा, प्रोडक्ट में हीट मिली ना, इसका मतलब यह रिएक्शन कैसा हुआ ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो मतलब हीट बाहर निकल रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो हमने कहा कि जब क्विक लाइम के साथ वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन होता है और हीट एनर्जी रिलीज होती है। जो हीट निकल रही है, इससे अगर हम किसी रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर निकलती है तो इसका मतलब वह रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। तो यहां पर जब हम हाथ से टच करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यह जो बीकर है ये गर्म हो जाएगा, और ये गर्म होगा तो इसका मतलब हीट एनर्जी यहां पर बाहर निकल रही है। ये एक्टिविटी 1.4 इसे बताती है। मुझे उम्मीद है कि एक्टिविटी 1.4 आप समझ गए होंगे। एक्टिविटी 1.4 के बाद हम एक्टिविटी 1.5 की तरफ मूव करते हैं। अब जरा समझिएगा, ये जो एक्टिविटी 1.5 दिखाई दे रही है ये बहुत ही शानदार एक्टिविटी है और बहुत प्यारी एक्टिविटी है। ये एग्जाम में CBSE ने कई दफा पूछा हुआ है और तमाम स्कूल्स में ये एक्टिविटी कराई भी जाती है जिससे बच्चे को जानकारी हो जाए। कहा गया टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, यानी आप एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे जो मोटी होती है,
उस बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम आप फेरस सल्फेट डाल देंगे, FeSO4 डालेंगे, ठीक है। FeSO4 जब 2 ग्राम आप डाल देंगे, ऐसी केस में आप कहते हैं कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। उस समय आप क्या करेंगे, फेरस सल्फेट का जो कलर है उसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले स्टेप में आप फेरस सल्फेट का कलर नोट कर लीजिए। उसके बाद कहा यह गया हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैंप। उसके बाद ये देखिए, ये आपका बॉइलिंग ट्यूब है, ये टंग है, ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है। अब हमने क्या किया, ये बर्नर या स्पिरिट लैंप कोई भी आप ले लीजिए, उस पर इसे हीट करिए। जब आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने के दौरान इसमें होगा क्या, कहते हैं कोई गैस बाहर निकलेगी, और जो गैस बाहर निकलेगी वो गैस कौन सी होगी, तो कहा गया वह सल्फर डाइऑक्साइड होगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी। यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये 2 गैस निकलेगी। जरा आप इसको समझिएगा। FeSO4 ये सॉलिड था, हमने इसे हीट किया तो ये Fe2O3 बन गया। इस केस में SO2 प्लस SO3 ये जो गैस बाहर निकलती है, इसमें कहा यह गया कि जब आप सल्फर को बर्न करते हैं तो एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और जब वो स्मेल बाहर निकलती है तो सफोकेटिंग होती है, ऑफवर्ड होती है, उसको हम इनटेक नहीं कर पाएंगे। उसकी स्मेल क्या होती है, बड़ी खराब होती है। आप ऐसे शुद्ध शब्दों में समझ लीजिए। तो कहा गया कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर होता क्या है कि हम कुल मिलाकर ये पाते हैं कि जो फेरस सल्फेट है वह Fe2O3 में कन्वर्ट होता है। जो फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड मटेरियल मिलता है, साथ में SO2 और SO3 2 गैस बनती है जो बाहर निकलती है। जो गैस बाहर निकलती है वो सफोकेटिंग ऑर्डर की होती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कई बार आया कि नेम द गैस विच रिलीजेस फ्रॉम द हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, यानी कि आयरन सल्फेट को हीट करने पर जो गैस बाहर निकलती है उसका नाम बताइए। तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये 2 गैस है। जब हम आयरन सल्फेट को हीट करते हैं तो ये दोनों गैस बाहर निकलती है। ये बेटा क्वेश्चन ये वाला जो बताओ थे ना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना, ये वाला आप जरूर पढ़ें। उसके बाद एक छोटा सा केस और है, ये भी केस हम आपको बता दें। ये एक्टिविटी हमारे यहाँ अभी तो एक्टिविटी दूसरी है, लेकिन ये इक्वेशन भी कभी आ जाए तो आप कर सकते हैं। इसमें कहा गया कि लाइमस्टोन यानी मार्बल यानी कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आप कभी इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, मान लीजिए आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसे तेजी से आप गर्म करोगे तो ऐसी केस में CO2 गैस बाहर निकलती है। कहे जो CO2 निकलती है उसका टेस्ट क्या होगा, कहते हैं उसका टेस्ट है फिजिंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट। बर्निंग टेस्ट मतलब अगर CO2 निकल रही, माचिस की तीली जलाकर उसके मुंह पर लगाओगे तो बुझ जाएगी। कैंडल ले जाओगे, बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, इसलिए बुझ जाएगी क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, CO2 की नहीं, और CO2 की प्रेजेंस में बर्निंग नहीं हो पाएगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल रही है तो बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। दूसरी केस ये भी हम समझ सकते हैं कि अगर मान लो CO2 निकल रही है और उस CO2 को आप एक ट्यूब से लाइम वाटर सॉल्यूशन में पास कराइए। लाइम वाटर किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अगर पास कराओगे बेटा तो जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जो गैस निकल रही थी, जो गैस रिलीज हुई उस दौरान, वह गैस कौन सी थी, CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर रिलीज होगी तो ऐसी कंडीशंस बनेगी। आइए एक्टिविटी 1.6 में चलते हैं। ये भी बड़ी ही प्यारी एक्टिविटी है। एक्टिविटी 1.6 क्या कह रही है, कहा गया टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, उसमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर ले लेना, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब यह आप लेंगे उसके बाद कहा गया कि आप उसे बॉइलिंग ट्यूब में रखकर गर्म करिए, सूखे ही गर्म करना, जैसे यहां पर हीटिंग हो रही है। आप ये लेड नाइट्रेट पाउडर ले लिया, यहां से हम बर्नर से इसे हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो एक गैस बाहर निकलेगी। कहे वो गैस जो बाहर निकलती है उसका फ्यूम क्या होता है, वो ब्राउन फ्यूम्स। आप देखिए इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ये देख पा रहे हैं, इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। और ये ब्राउन फ्यूम किसके होते हैं, आप इसे देखिए, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के होते हैं। यानी जो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के होते हैं। यानी कभी PbNO3 के होल ट्वाइस को जब हम हीट करते हैं तो उसमें ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, जो धुआं निकलता है वो ब्राउन कलर का निकलता है।
भूरे रंग का धुआं निकलता है। तो भूरे रंग का धुआं किसका होता है? वह बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का होता है। बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि ये ब्राउन फ्यूम्स किसके होते हैं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ये देखिए आपके सामने इक्वेशन भी लिखा गया। हमने कहा कि लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस दिया गया, इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो PbO बनेगा। PbO क्या है? लेड ऑक्साइड। साथ में क्या बनेगा? NO2 बनेगा और एक O2 बनेगा। O2 मतलब ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये जो NO2 निकलेगी इसके फ्यूम्स कैसे हैं? ब्राउन। आप नोट कर लीजिए, ब्राउन फ्यूम्स जिसके निकलते हैं वो NO2 होती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई दफा आया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये फिर आएगा, मैं कह के जा रहा हूं, ये एग्जाम में फिर आएगा। आप बिल्कुल घबराइए नहीं। या तो फेरस सल्फेट आएगा या तो लेड नाइट्रेट आएगा। फेरस सल्फेट आएगा तो पूछा जाएगा कि गैस कौन सी निकल रही है और उसकी स्मेल क्या होगी? तो ऑफवर्ड स्मेल होगी, सफोकेटिंग होगी। कौन सी गैस होगी? SO2 होगी, SO3 होगी। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो स्ट्रांगली तो जो गैस निकलेगी उसका कलर क्या होगा? यानी ब्राउन फ्यूम्स होगी और वो गैस कौन सी होगी? NO2 होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी। एक्टिविटी 1.7 क्या कहती है? एक्टिविटी 1.7 बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी में हमें इलेक्ट्रोलिसिस सिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस सिखाया कैसे गया जरा गौर करिएगा। यह एक प्लास्टिक का मग लिया गया है। एक्टिविटी आपको घर पर करने की बताई जा रही है लेकिन कोई इसे ट्राई नहीं करेगा। एक प्लास्टिक का मग लिया गया, इस मग में हमने दो तरह की ग्रेफाइट की रॉड कनेक्ट कर दी। ग्रेफाइट की जो रॉड हमने ली ये हमारी क्या है? जैसे देखो ये प्लास्टिक का मग है, इसमें दो ट्यूब लगा दिया और जो ट्यूब लगाया है हमने उस ट्यूब में हमने ग्रेफाइट की दो रॉड लगा दी और स्टॉपर या कॉर्क लगा करके इन दोनों रॉड को हमने क्या कर दिया? जाम कर दिया जिससे ये निकले ना। इसको हम इसमें प्लेस कर दिए। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो ये रहा है कि वाटर के अंदर हमने इसको लगाया, एक को हमने एनोड बताया, एक को कैथोड बनाया। 6 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये क्या है? ये स्विच है। ये ऑन और ओपन और क्लोज हम करेंगे, ठीक है। ओपन हो जाएगा तो करंट पास नहीं होगा, क्लोज कर देंगे तो करंट पास होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो रही है। उसके बाद कहा यह गया कि ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? जब हम इस तरह से केस ले लेंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो हम वाटर यहां पर लिए हैं उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजें हैं, दोनों सेपरेट हो जाएगी। एक कैथोड की तरफ एक एनोड की तरफ जाकर डिपॉजिट हो जाएगी और वो हम आसानी से सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। यही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। इसके आने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। अब देखिए एक्टिविटी 1.8, बड़ी ही जानदार एक्टिविटी, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक्टिविटी आपकी किसकी थी? ये एक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी। और ये जो एक्टिविटी देख रहे हो एक्टिविटी 1.8, यह फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक्टिविटी आपके सामने दिखाई गई। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की इस एक्टिविटी में जरा गौर करिएगा। टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। आपको क्या लेना है? 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl लेना है। उसको आप सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे। जब आप उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे तो ऐसी केस में AgCl HNO की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में Ag+Cl2 बनाएगा। ये देखो Ag+Cl2 बनाएगा और ये Cl2 गैस है, ये बाहर निकल जाएगा सिल्वर सॉलिड फॉर्म के रूप में उस चाइना डिश में चमचमाता हुआ आएगा। अब देखिए ये चाइना डिश है और इस चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड AgCl लिया और AgCl नीचे लिखा टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। जब यहां से सनलाइट पड़ेगी तो थोड़ी देर बाद सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो बदल जाएगा और बदलने के बाद कौन से कलर का होगा? क्योंकि Cl2 तो बाहर चली गई। जब Cl2 बाहर चली गई तो बचा क्या? उसमें बचा है सिर्फ Ag और Ag का कलर कैसा होगा बेटा? ग्रे कलर का मेटल सिल्वर हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा AgCl का केस है। तो ये ध्यान रखना, आपकी सिल्वर का कलर ग्रे होता है और AgCl को जब हम हीट करते हैं तो क्लोरीन बाहर निकल जाती है, इसलिए उसका कलर क्या हो जाता है? ग्रे हो जाता है। अच्छा, एक्टिविटी 1.8 के बाद हम लोग एक्टिविटी नेक्स्ट 1.9 की तरफ मूव करेंगे। अब जरा देखिए एक्टिविटी 1.9 क्या है। बहुत प्यारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी आपके सामने दी गई है। ये जो एक्टिविटी 1.9 है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी है। जरा गौर से समझें, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी में हम क्या आपको बता रहे हैं। कहा यह गया, एक हमने इस प्रकार से क्या ले लिया,
टेस्ट ट्यूब ले लिया या बॉइलिंग ट्यूब ले लिया। इसमें हमने ये जो सॉल्यूशन भरा है, ये सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन लिया, ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने आयरन की नेल्स को डिप कर दिया। आयरन की नेल्स को डिप करने का मतलब लोहे की 2 कील हमने इसमें क्या कर दिया? रस्सी से बांध करके डाल दिया। थोड़ी देर के बाद हमें क्या मिल रहा है? थोड़ी देर के बाद हमें यह मिल रहा है कि जो आयरन की नेल्स हमने ली थी, वो आयरन की नेल्स का कलर बदल गया। कलर क्यों बदल गया? क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो कहें ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कुछ इस कदर होता है क्योंकि यहां पर आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और वह कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से आयरन जब कॉपर को हटाएगा तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। इसलिए आयरन नेल का कलर भी बदल जाएगा और जो नीचे आने वाले रिएक्शन में आपको समझाया जाएगा। ये देखिए आयरन नेल का जो कलर है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका मतलब कुल मिलाकर हम देख पा रहे हैं आयरन नेल का जो ओरिजिनल कलर था अब वो बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करने के बाद उसके कलर में चेंजेस आ गए और ये जो चेंज आया इसका कुल रीजन क्या है? इसका मतलब क्या है? ये चेंज क्यों आ गया? क्योंकि यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है और आयरन कॉपर को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए ये चेंज आया। अब देखिए यहां पर दिखाया गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर था वो पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। इसे ब्लू वाटरॉल भी बोलते हैं और इसका कलर बाद में क्या हो गया? फेड हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि यहां पर ये जो केस आपको है ये एक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में हम इसको कुछ इस प्रकार से समझ पाते हैं। ये देखिए ये प्रोडक्ट बना, कॉपर सल्फेट था और हमने आयरन के साथ इसका ट्रीटमेंट कराया, ये आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर हमारा सेपरेट हो गया। इस प्रकार से हम एक्टिविटी सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर कुछ बात कर रहे थे। एक्टिविटी 1.10 में आइए, यहां पर हम कुछ और भी बात करेंगे। एक्टिविटी 1.10 क्या बताती है? एक्टिविटी 1.10 यह बता रही बेटा कि इसमें यह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस है। ये क्या है? यह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम कहते हैं कि कैटायन एनायन बनता है, कैटायन एनायन बनता है, इसका एनायन उसके कैटायन के साथ, उसका एनायन इसके कैटायन के साथ आपस में मिलता है और यह जो रिएक्शन होता है यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत पाया जाता है। तो आप देखिए यहां पर 2 ट्यूब ली गई, एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है। तो पहली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? हमने पहली टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दूसरे टेस्ट ट्यूब में और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। जब आपस में मिलाया तो जो बना वह बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन गया। ये जो बेरियम सल्फेट बना यह हमें प्रेसिपिटेट के रूप में लास्ट में व्हाइट पीपीटी के रूप में मिल जाता है, BaSO4, जिसे हम बेरियम सल्फेट कहते हैं और बाई प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड भी बन गया। तो ये जो व्हाइट कलर की पीपीटी मिल रही है, व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स या प्रेसिपिटेट मिलेंगे वो बेरियम सल्फेट के होंगे। यह एक्टिविटी 1.10 का कहना है। मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा और यह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था जो आपके सामने दिया गया। अब आते हैं हम इसके बाद अगले केस में और अगले केस में हम चलते हैं तो हम देखेंगे एक्टिविटी 1.11। बहुत प्यारी एक्टिविटी है, ये एग्जाम में पक्का आएगी। जितनी एक्टिविटी पढ़ाया उसमें से 3 एक्टिविटी के आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। पहली एक्टिविटी बताया लेड नाइट्रेट की गैस निकलेगी NO2, होगी ब्राउन वेपर। दूसरी एक्टिविटी बताया कि अगर हमें आयरन सल्फेट दे दिया जाए, उसको हीट करेंगे तो वह कलर, उसमें 2 तरह की गैसेस बाहर निकलेंगी जो SO2 और SO3 होंगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और अब हम बात करते हैं और अच्छी आपकी एक्टिविटी है जिसका नाम है एक्टिविटी 1.11। देखिए ध्यान से सुनिए, कहते हैं हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। यानी आपको क्या लेना है? कॉपर पाउडर लेना है 1 ग्राम, चाइना डिश में रख देना है बेटा। उसके बाद इस पाउडर को गर्म करना है। जब आप इस पाउडर को गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद आप पाते क्या हैं?
कहते हैं कि आपने ये एक चाइना डिश लिया, नीचे से आप इसे हीट कर रहे हैं, ये वायर गॉज है, और यहां पर आप जो पाउडर लिए हो, पाउडर किसका है? कॉपर का है। तो कॉपर का जो पाउडर आपने लिया उसको आप हीट कर रहे हैं ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गॉज और चाइना डिश की मदद से। जब आप इसे हीट करते हैं तो इस कॉपर के पाउडर का कलर बदल जाता है। कहें इस कॉपर के पाउडर का कलर क्यों बदल जाता है? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है CuO, और जो CuO होता है बेटा उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। तो कॉपर ऑक्साइड जो बनेगी उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक कलर हो जाएगा। समझ में आया? आपको पता होगा कि अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो ये हल्का रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन आप कह सकते हैं, और बाद में इसका कलर कैसा हो जा रहा है? ब्लैक कलर हो जा रहा है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करता है? यह कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब एक देखो क्वेश्चन आया, ए मेटल X इज ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन, या ए मेटल X इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी गेट अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस, नेम द ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। उस ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस का नाम बताइए। तो आपका क्या होगा? वो कॉपर ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो ब्लैक कलर की जो ऑक्साइड बन रही है वो कॉपर ऑक्साइड हो। अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे होंगे तब तक आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि कितने तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार उलझा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो भी एक्टिविटीज हमने अभी आपको कराई, ये एक्टिविटीज आपके जहन तक पहुंच गई होंगी और आप अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए एक्टिविटी 1.11, टोटल हमने 11 एक्टिविटी इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के दौरान आपके सामने शेयर की। इस 11 एक्टिविटी यानी कि टोटल 11 एक्टिविटी हमने डिस्कस की, और इन 11 एक्टिविटी को अगर हम एक वन शॉट में रिवाइज कराएं तो जरा गौर करिएगा बेटा, बहुत प्यारी चीज है। आपको अगर आप चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो मेरा पढ़ाया आपको 100% यकीन है कि आपको समझ में आ गया हो। शुरुआती दौर में हमने एक्टिविटी जब 1.1 से शुरू किया तो हमने कहा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से ट्रीट कराया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, कलर ग्रेइश व्हाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबशन रिएक्शन। दूसरी एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट किया, प्रोडक्ट लेड क्या बन जाएगा? लेड नाइट्रेट था ना, तो प्रोडक्ट लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। हमने लेड नाइट्रेट का ट्रीटमेंट पोटेशियम आयोडाइड के साथ किया तो प्रोडक्ट लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। लेड आयोडाइड का कलर येलो होगा, येलो PPT हमें मिलेगी, और यह फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के लिए था। तीसरी एक्टिविटी में आइए, थर्ड एक्टिविटी में हमने जिंक का ट्रीटमेंट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया, जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, माचिस की तीली मुंह पे लगाया और ऐसी केस में हमें क्या मिला? पॉपअप साउंड जनरेट हो गई। और अगर पॉपअप साउंड आई तो वो साउंड यह बताई कि जो गैस बाहर अभी निकल पाई उसका नाम क्या था? हाइड्रोजन था। चौथी एक्टिविटी में गए, 3 एक्टिविटी हमने डिस्कस की जो अभी पढ़े। चौथी एक्टिविटी में हमने ये कहा कि अगर हमें आयरन सल्फेट को स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए तो उससे आयरन ऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा, SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी जिसकी स्मेल सफोकेटिंग होगी। ये 3 एक्टिविटी हो गई। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, लेड नाइट्रेट को हीट करना हमने शुरू किया। लेड नाइट्रेट को हीट किया बेटा तो लेड ऑक्साइड बना, NO2 बना, ठीक है, और लेड ऑक्साइड के साथ NO2 बना तो जो NO2 और O2 बना तो जो NO2 है उसके जो फ्यूम्स बनेंगे वो ब्राउन फ्यूम्स बनेंगे, ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकलेंगे, वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होंगे। उसके बाद की एक्टिविटी में हमने अगली केस पढ़ी, एक एक्टिविटी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की, जिसमें हमने एक सेटअप बताया जहां पर H2 और O2 को अलग किया गया। दूसरी एक्टिविटी फिर हमने पढ़ी कि सिल्वर क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं तो सिल्वर प्लस क्लोरीन बनता है, क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, सिल्वर का कलर ग्रे होता है यानी ग्रे कलर का हमें एक मेटल मिल जाता है। फिर हमने लास्ट में एक एक्टिविटी पढ़ी कि कॉपर, अगर हम एक एक्टिविटी हमने ये भी पढ़ी कि अगर हम क्विक लाइम में पानी मिला दें या क्विक लाइम को पानी में मिला दें तो ऐसी केस में उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ऐसी केस में हीट एनर्जी रिलीज हो रही। और एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी पढ़ी कि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है और जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर ब्लैक कलर का होता है और ये एग्जाम में पूछी जाएगी। तो महज 11 एक्टिविटी के
इस कॉन्सेप्ट के दौरान 3 मेन एक्टिविटी आपके लिए तराश कर लाई थी, और वो थी लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या होगा, NO2 ब्राउन फ्यूम्स। दूसरी, आयरन सल्फेट को हीट करोगे तो SO2 और SO3 सफोकेटिंग ऑर्डर, और उसके बाद लास्ट में कॉपर को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनेगा, नाम होगा कॉपर ऑक्साइड। तीनों एग्जाम में कई बार आई हैं, फिर आएंगे, और आपको बेवकूफ न बना सकें, आपको परेशान न कर सकें, आपको सताएं न, इसलिए एक्टिविटी सीरीज पढ़ते जाएं न। एक एक्टिविटी सीरीज आज आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि इस एक्टिविटी सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ चुके हैं तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नए चैप्टर में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।